नमस्कार। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया अहमदाबाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया यानी वो शहर जहां पर हम जाते हैं और उन संभावनाओं को तलाश करते हैं कि क्या ये शहर भारत को प्रगति के एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए सक्षम है, और अगर है तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो इसे उस शहर का एक हौसला देती है, और क्या इसमें किया जा सकता है जो इस शहर को और आगे लेकर जाए। और इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं गुजरात की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले और यहाँ के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं कविता सब्रियाल। अपने टेक्सटाइल हब के लिए अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, और इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों पहले छोटे कारोबारियों का ये शहर आज की तारीख में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में एक मिसाल बन गया है दूसरे शहरों के लिए। और एक सर्वे के मुताबिक साल 2020 तक टॉप 50 शहरों में अहमदाबाद का नाम होगा। तो बस अहमदाबाद की इसी तरक्की की कहानी के पर आज हम करेंगे चर्चा अगले 2 घंटे, और हमारे साथ है हमारे एस्टीम पैनलिस्ट भी। जी हाँ, तो हम इनका परिचय आपसे कराते हैं। शुरुआत करते हैं, मैं अपने एक्सट्रीम राइट से शुरू करूंगा। हमारे साथ हैं राजेश गांधी जी, MD वाडीलाल इंडस्ट्रीज। उसके बाद हमारे साथ मौजूद है नीरव मेहता साहब जो कि डायरेक्टर हैं कोरोला रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड के, और साथ ही मेरे पास बैठे हैं जयेश राव साहब जो कि जनरल मैनेजर मार्केटिंग हैं GIDC के। और यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी चेयरमैन रिसर्च टीम GCCI मिस्टर KT पटेल, और आनंद मालू CMD टिम्बोर होम लिमिटेड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद की ओवरऑल डेवलपमेंट की, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। मिस्टर पटेल, आपसे जानना चाहेंगे टेक्सटाइल हब के बाद अगर हम बात करें तो किस तरह से यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कहानी बढ़ी है, और किस तरह से ओवरऑल अहमदाबाद के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ होने के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने अहमदाबाद को टेकअप किया है, और आज 23,470 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, 470 मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, और लार्ज इंडस्ट्री भी है। ये सब मिला के टेक्सटाइल जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का हब हुआ करता था, उसको टेकअप करके इसको आगे बढ़ाया है। और आज ऐसी स्थिति है कि वी आर ऑलवेज इन नीड ऑफ द वर्कर एंड द एम्प्लॉयमेंट्स। सो इसी तरह अगर अपना अहमदाबाद का विकास होता गया तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब हिंदुस्तान का भी होके रहेगा, एंड इट विल बी फर्स्ट। तो यहाँ पर जब बात आती है अहमदाबाद की और निवेश की, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने की, तो यहाँ का जो आप एक ग्लोबल समिट हर साल देखते हैं, शायद वो भारत में सबसे ज्यादा चर्चित है, और हम भी हर साल आते हैं यहाँ पर उसे कवर करने के लिए। तो निवेश के मामले में जब हम बात करेंगे तो यहाँ जयेश राव साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप मार्केटिंग में हैं GIDC के, कितना वास्तव में आसान है गुजरात के अंदर निवेश करना, इंडस्ट्री लेकर आना? बाहर से हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन धरातल पे वो चीजें कितनी सही है, निवेश को कितना अच्छे तरीके से आप आकर्षित करते हैं, और किसी के लिए यहाँ पर कुछ भी सेटअप लगाना कितना आसान है? देखिए, जब तक बाहर से निवेश आने का प्रश्न है, आप ओवरऑल गुजरात की बात करना चाहोगे तो लास्ट 7 to 10 ईयर्स के अंदर गुजरात के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं आ रहा है। इसके लिए अगर देखने जाए तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज अपने कह सकते हैं कि वर्ल्ड के जो अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल पार्क्स है उसी के हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में बना हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात का जो लोकेशन है वो लोकेशन एडवांटेज भी गुजरात को मिल रहा है। बाद में जो गुजराती लोगों का यहाँ का जो बिजनेस की एटीट्यूड है, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप का भी बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। एंड सबसे आगे मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ का जो गवर्नमेंट का जो अप्रोच है, जिसको बोलते हैं कि प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, वो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट के हिसाब से इंडस्ट्रीज यहाँ पे आती है। यहाँ के वर्कर्स भी आप देखने जाओगे तो बिल्कुल एकदम पूरे इंडिया में सबसे अच्छे वर्कर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी काम हुआ है, तो जिसको बोले कि इंडस्ट्री को जिस तरह के लोग चाहिए वो भी गुजरात में मिल रहे हैं। गुजरात में रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का और इंडस्ट्री के बाहर का सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से यहाँ पे इन लास्ट 7 to 10 ईयर्स पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। वो आप इंडिया का इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, बाहर का इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, कहीं का भी इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, गुजरात के अंदर ही आ रहा है। और
आप देखने जाओ वर्ल्ड के अंदर कि अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई सोचता है कि इंडिया में जाना है, तो इंडिया का जब वो फाइनलाइज करते हैं तो इंडिया में सबसे पहला नाम आता है गुजरात का। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने खुद कहा कि प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है जो कि एक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। नीरव, आपसे ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर टेक्सटाइल हब, फार्मा हब, केमिकल, डाइंग, इन तमाम यूनिट्स यहाँ पर मौजूद है, तमाम तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फार्मा पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना चाहेंगे। टेक्सटाइल के बाद तुरंत फार्मा इंडस्ट्रीज यहाँ बूम अप हुई है, लेकिन अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें, थोड़ा सा हमें पैसिव या थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग फार्मा इंडस्ट्रीज यहाँ परफॉर्म कर रही हैं। उसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? बेसिकली अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो आज भी देश का 42% हिस्सा गुजरात से आता है। गुजरात फार्मास्यूटिकल हब है और उसको जो टेक्सटाइल का हब माना जाता था, अभी वो मेरे ख्याल से फार्मा का हब है। 3000 से ज्यादा फैक्ट्रीज यहाँ कार्यरत है। बीच में एक्साइज फ्री और इनकम टैक्स फ्री की जो सर्टेन पॉलिसीज हिली एरियाज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, उसकी वजह से शायद थोड़ा प्रोडक्शन डाइवर्ट हुआ था, मगर इसी इंडस्ट्री ने तरक्की की एक्सपोर्ट के मामले में। और आज अगर दुनिया का टोटल 22% एक्सपोर्ट हिंदुस्तान में से होता है, तो उसमें से 17% एक्सपोर्ट गुजरात से होता है। तो अगेन अगर डोमेस्टिक में थोड़ा डाउन हुआ तो इंटरनेशनल में बढ़ा, और वापस डोमेस्टिक में वो जो रूल्स थे वो चेंज हो गए हैं, और वापस इंडिया के अंदर में, मीन्स गुजरात के अंदर में वापस डोमेस्टिक ग्रोथ भी आ रहा है। बेसिकली LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल की एक मातृत्व जैसी संस्था है जो गुजरात में है, और 100 साल से पहले तक इस गुजरात की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ रहा है। तो मेरे को लगता है कि गुजरात के लिए फार्मा एक ग्रोथ इंजन है और आने वाले कई सालों तक रहेगा। उसका कारण है एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर और गवर्नमेंट फ्रेंडली सपोर्ट। गुजरात गवर्नमेंट के फ्रेंडली सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, वन विंडो क्लियरेंस की बात करूं, तो वो जो यहाँ है वो बाकी सारे स्टेट में आने के लिए बहुत साल लगेगा। इसलिए जो गए हैं वो भी वापस आ रहे हैं, और अल्टीमेटली गुजरात का ग्रोथ एनॉर्मस होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेते हुए। राइट। राजेश गांधी जी, आप वाड़ीलाल इंडस्ट्रीज से आइसक्रीम बनाते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, तो इसी बहाने में हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, लेकिन शहर को क्योंकि जानना है हर तरीके से, इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि अहमदाबाद में एक लाइफस्टाइल की बात करूं, इस मेट्रो की तरह ये डेवलप हो रहा है, देश के नामचीन शहरों में से एक हो चुका है। चाहे आप इसके एक जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर एमिनिटीज की बात करें, या तमाम और चीज़ों की बात करें, उस लिहाज से आपको क्या लगता है, जब हम पूरे देश में कॉम्पिटिशन करते हैं, हम बेंगलोर जैसे, हैदराबाद जैसे शहरों के सामने खड़े होते हैं, तो हम कितने परफेक्ट हैं या अभी हमें और काम करने की जरूरत है? पहले तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि जैसे फार्मा या टेक्सटाइल बताया जी, इसमें गुजरात का भी हिस्सा 35 से 40%। हेडक्वार्टर्ड कंपनीज जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग देखें तो अराउंड 40% ऑफ द कंट्रीज मार्केट शेयर इज बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम द हेडक्वार्टर्ड, बिकॉज लॉजिस्टिक्स है तो पूरा इंडिया गुजरात में नहीं बन सकता है, बट सो गुजरात ऑल्सो इज ए हब ऑफ द आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग। अनदर थिंग जो आपने बताया लाइफस्टाइल का, अभी कई सारी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं रिटेल, लाइक फूड रिटेल में, आउटलेट में। जैसे हमने खुद एक नया आउटलेट मेल्टिन नाम से बनाया है। इंडिया में पहला आउटलेट ऐसा है अहमदाबाद में इंडिया में पहला है, जहाँ पे लैब कंज्यूमर के सामने, लैब के अंदर कंज्यूमर देख सके उसी तरह जिलाटो बनाने का कंसेप्ट डेवलप किया है। इट हैज़ कम अप वेरी वेल विथ ए फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इट हैज़ ए वर्ल्ड क्लास डिस्प्ले फैसिलिटी, राउंड मशीन डिस्प्ले के लगाए हुए हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अहमदाबाद में अभी ऐसा नहीं है कि मेट्रो से चालू होता है, कई चीज़ें ऐसी है जो अहमदाबाद से भी चालू होती है और बाद में मेट्रो में रोल आउट होती है। राइट। चलिए आनंद जी, यहाँ पर बात हो रही है लाइफस्टाइल की ही, हम यहाँ पर फोकस अप करेंगे थोड़ा सा प्रॉपर्टी पर और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर। कितना आसान है, कितना अफोर्डेबल है, कितना रीजनेबल है एक आम आदमी के लिए यहाँ पर घर खरीदना अहमदाबाद में? और नेशनली अगर आप देखें तो आज भी कंपेयर टू बिग सिटीज अहमदाबाद के रियल एस्टेट प्राइस अफोर्डेबल है, और 2 बेडरूम से लेके 3 बेडरूम का आई थिंक 20 लाख से 30 लाख के बजट में आपको और कोई बड़ी सिटीज़ में नहीं मिलेगा। इस समय अहमदाबाद में भी फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग पे है। काफ़ी गवर्नमेंट भी पुश कर रही है, काफ़ी डेवलपर्स भी आ रहे हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, फॉर एन इन्वेस्टर अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो आज प्रॉपर्टी प्राइसेस अहमदाबाद में अट्रैक्टिव हैं कंपेयर टू बिगर सिटीज़, तो रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। और जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, काफ़ी बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं, इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, मैन पावर बाहर से आ रहा है,
तो उनके लिए भी मतलब इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, जिसको आप सेकेंड होम कहते हैं। भाई आदमी अपना नेटिव छोड़ के यहाँ आ रहा है तो उसके बजट में सेकेंड होम मिल जाए तो अहमदाबाद में है पॉसिबिलिटी इस समय। कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो डेवलप हो रहे हैं बहुत तेज़ी से? नया अहमदाबाद जो अपन कहते हैं, SG हाईवे जो हो रहा है, इस तरफ डेवलपमेंट काफ़ी है। बोपल साइड में इस समय तो जोग्राफिकली काफ़ी बड़ा हो गया अहमदाबाद, तो इवन द इंडस्ट्रियल बेल्ट के एरियाज जो थे वहाँ पे भी हाउसिंग कॉलोनीज डेवलप हो रही है। वो एक अच्छा मॉडल है कि जहाँ इंडस्ट्रीज है वहीं पे अगर हाउसिंग कॉलोनी आ रही है तो वर्कर्स का और स्टाफ का कम्यूटिंग टाइम बच जाएगा, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन अहमदाबाद। मेजर सिटीज़ में बॉम्बे में ट्रैवल करने का 1-1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेन में जाना बस में, तो आपकी आउटपुट प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो जाती है। राइट। अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर पर और भी सवाल करेंगे, आएंगे आपसे, लेकिन केटी पटेल साहब एक बार फिर आपके पास आना चाहते हैं। कुछ साल पीछे चले जाएं तो अहमदाबाद एक ट्रेडिंग हब के तौर पे ज़्यादा पहचाना जाता था, लेकिन जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि अब ये एक डेट्रॉइट ऑफ ईस्ट भी कहलाने लगा है। यहाँ पर काफ़ी कार कंपनियाँ आ गई हैं, टेक्सटाइल का ये हब है, फार्मा का काम है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी। तो ये जो बैलेंस है, एक तरफ ट्रेडिंग है, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग, आपको लगता है इस वक्त सही है या इसको और बैलेंस करने की ज़रूरत है? नहीं, बैलेंस ही है। जैसे बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देश का अभी जो GDP है 18.8 है, उसको 2025 तक ये लोग 25% लेके जाने वाले हैं। तो गुजरात का अभी जो कंट्रीब्यूशन है 26.6 है, जिसको आगे जाके 2017 में दे आर गोइंग टू गेट इट 32%। तो मैन्युफैक्चरिंग को इतना आगे बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि इसमें ट्रेडरों का हाथ भी बहुत बड़ा है। अगर ट्रेडिंग नहीं होता तो मैन्युफैक्चरिंग अपना माल कहाँ रखेंगे? तो ट्रेडिंग भी इतना ही मजबूत होता जा रहा है। इसके साथ साथ उसी के हिसाब से गुजरात मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ रही है और ट्रेडिंग में भी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। जयेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो नो डाउट अहमदाबाद बहुत ज़्यादा आगे है। कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज, यूनिट्स अहमदाबाद के इर्द गिर्द, अहमदाबाद के अंदर ही डेवलप हो रखे हैं। अब उन्हें एक्सपैंड करना है, जिसके लिए लैंड अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। क्या उस पर कुछ काम हो रहा है? हाँ, मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि वैसे अहमदाबाद को देखने जाए तो गुजरात का जैसे सबसे बड़ा सिटी है, वैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी अहमदाबाद के आसपास के एरिया के अंदर आज सबसे ज़्यादा आ रहा है। वैसे अगर अपने स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की बात करते हैं तो अहमदाबाद के 150 किलोमीटर के अंदर हम लोग 4 स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का प्लान किया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में 4 जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है उसका पूरा इफेक्ट अहमदाबाद के ऊपर आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अहमदाबाद इज़ द मेन थिंग। अच्छा, सबसे बड़ा सिटी भी है। आज आप देखने जाओगे तो जैसे पहले यहाँ टेक्सटाइल फार्मा की बात कर रहे थे, अभी अहमदाबाद के अंदर ऑटो हब की भी अपने लोग बात कर रहे हैं। और गुजरात को अपने देखने जाओ तो केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, और अभी नया जो डेवलपमेंट है गुजरात के अंदर, दैट इज़ ऑटो एंड इंजीनियरिंग हब। आज देखने जाओ कि साणंद के अंदर हम लोगों ने 2000 हेक्टेयर के अंदर GIDC एस्टेट बनाया हुआ है। वहाँ पे हमारा दूसरा एक्सपांशन प्रोग्राम भी साणंद के अंदर चल रहा है। तो वहाँ पे जैसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, फोर्ड आ रहा है, इसके साथ में फूड प्रोडक्ट्स भी अहमदाबाद के अंदर लोग आ रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं। वैसे देखने जाओ तो सुजुकी भी यहाँ पे गुजरात में आ रहे हैं। उनका भी लोकेशन आप अहमदाबाद से देखने जाओ तो 60-70 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ पे हालोल के अंदर हीरो मोटर्स आ रहा है, उसका भी डिस्टेंस अहमदाबाद से देखने जाओगे तो अराउंड 100 किलोमीटर्स आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि इट्स बेसिकली अ बैलेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, और जिसके लिए हम लोग सब तरह के इंडस्ट्री की केयर कर रहे हैं। जैसे कि साणंद के अंदर ऑटो हब बना रहे हैं, दहेज के अंदर जिस तरह के प्रोजेक्ट वहाँ आने चाहिए, केमिकल, पेट्रोकेमिकल्स, वो वहाँ आ रहे हैं। मांडल के अंदर अगेन सुजुकी के हिसाब से इनके एंसिलरी यूनिट आ रहे हैं, तो उसके यहाँ से जापानीज इंडस्ट्रियल पार्क वहाँ पे हम बना रहे हैं। तो अहमदाबाद और अहमदाबाद के आसपास जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है इन इंडस्ट्री, इनके लिए हर तरह के लोकेशंस यहाँ से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर मिल जाए, ऐसा गवर्नमेंट ने एकदम प्रॉपरली प्लानिंग किया है। एंड अहमदाबाद के चारों ओर आप देखने जाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, चारों ओर आपको एक एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन मिलेगा। तो आई थिंक फ्यूचर सिटी ऑफ अहमदाबाद जैसे आप बोलने जाओगे तो आफ्टर 10 साल आप सोचिए कि अगर ये चारों हब जिस तरह से डेवलपमेंट होगा और बीच में अहमदाबाद सिटी रहेगा तो फिर किस तरह का ये सिटी होगा।
वाकई में एक बहुत ही रोजी पिक्चर यहाँ पर बनती है कि अगर आने वाले 10 साल का सोचें तो शायद अहमदाबाद भारत के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक तो जरूर बन के खड़ा हो जाएगा। कितना और पोटेंशियल है और हम क्या कर सकते हैं, इस पर अभी हमारी बातचीत जारी रहेगी। हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मौजूद हैं अहमदाबाद में और बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया बन सकता है, एक ऐसा शहर जो भारत को एक नई दिशा में लेकर जाएगा और इसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। राजेश गांधी जी एक बार फिर आपके पास आते हैं कि जिस तरह से अभी यहाँ पर राव साहब ने बताया कि चारों दिशाओं में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और हर तरफ एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए, डेफिनेटली इससे जॉब्स बहुत क्रिएट होंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग इस शहर के अंदर आएंगे। तो जब लोग आएंगे तो उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, तब आपको हर तरीके की चीज़ें, चाहे वो रहने का घर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे खान पान का बिजनेस हो, तमाम चीज़ों का एक्सपेंशन होगा। आपको क्या लगता है कि 10 साल में आपकी इंडस्ट्री एज वेल एज अदर इंडस्ट्री, उनके लिए क्या चैलेंज होगा, किस हिसाब से उन्हें अपने आप को बढ़ाना होगा और कितनी अपॉर्चुनिटी पैदा होगी? जिस तरह डेवलपमेंट अहमदाबाद का हो रहा है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होगी। इट विल बी वन ऑफ द मेजर मेट्रोज ऑफ अहमदाबाद इंडिया। सो लाइक कम्यूटिंग इज़ गोइंग टू बी ए मेजर इशू। मेट्रोज का वैसे भी प्रोविज़न किया हुआ है और काम भी चालू है। BRTS also very actively they are working, and the flyovers also is happening. Like so, I believe that government is proactively working to overcome this type of some of the challenges. So one is a challenge of this commuting is going to be then like water, which is I think already been very well connected with the Narmada canals, and so that is another issue. And apart from housing is going to be a serious issue. In the new DP, government has taken a very proactive step on increasing the FSI on the surrounding of the city. Ring Road ke, like it is going to be a huge area. I don't know the exact area, but it's a huge area where they have increased the FSI. So affordable housing is going to be a challenge, and I think government has reacted to it. I think so. These are the, according to me. लेकिन अगर हम, जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, कितना एक्सपेंशन का मौका मिलेगा आपको या कुछ और जो भी इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं या जो लाइफस्टाइल से जुड़े हैं, डे टू डे वाली चीज़ों से जुड़े हैं, कितना मौका उनके लिए बढ़ेगा नया बिजनेस क्रिएट करने के लिए? सी, अहमदाबाद एंड गुजरात अकॉर्डिंग टू मी एज ए फूड का हब है कंट्री में। जैसे मैंने आइसक्रीम का बताया, ऐसा फूड में भी ऐसा सिचुएशन है। सारे नए डेवलपमेंट भी अहमदाबाद गुजरात से जुड़े हुए हैं, मतलब यहीं से चालू होते हैं। एंड सो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स जो कंट्री में आते हैं, इंक्लूडिंग MNCs, वो भी शायद अहमदाबाद के आजू बाजू में कहीं पे अपना बेस करना चाहते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मैन्युफैक्चरर सपोज MNC आती है तो उसके साथ में एंसिलरीज भी डेवलप होता है, इंक्लूडिंग फार्मर्स को सपोर्ट मिलता है, या तो उनको जो रेडीमेड मटेरियल चाहिए तो ऐसे इंडस्ट्रीज जो लोकल मैन्युफैक्चरर सपोर्ट कर सकते हैं। तो अहमदाबाद में मैं तो ये देखता हूँ कि काफ़ी हद तक डेवलपमेंट ये रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिटेल में भी, फूड रिटेल आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली, इज गोइंग टू बी ए evolution in which is happening and which will happen. So that's going to be a challenge and the opportunity both ways. इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और पटेल जी आपसे जानना चाहेंगे कि SMEs के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए किस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है सरकार के एंड से उन्हें बढ़ावा देने के लिए? गुजरात राज्य ने अभी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर की है। उसमें सब्सिडी टू इंटरेस्ट, सब्सिडी टू इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सब्सिडी फॉर द R&D, सब्सिडी फॉर द लेबोरेटरी इक्विपमेंट, ऐसी थोड़ी योजनाएं हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफाई करके दी हुई है। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि हमें अनइंटरप्टेड जो पावर मिल रहा है गुजरात में इंडस्ट्री को, ये सबसे बड़ा बोनस है। पानी की किल्लत, हमें रॉ मटेरियल, आजकल इंडस्ट्री के लिए पानी एक रॉ मटेरियल हो गया है,
तो पानी की किल्लत अहमदाबाद की इंडस्ट्री को कभी भुगतनी नहीं पड़ी है और उसके हिसाब से इंडस्ट्री को कभी सफ़र नहीं करना पड़ा है। लास्ट 10 ईयर से तो हमने कभी पावर का कोई इंटरिम ब्रेक भी नहीं पाया हुआ है। तो दिस इज द यूनिक फ्यूचर ऑफ अहमदाबाद and which gives us a boost for the small scale industry and to progress it further and further. जी चलिए, और यहाँ पर अब हम अपने दर्शकों को भी शामिल करते हैं शो में। हितेश कुमार सिरोया जी अपना सवाल पूछना चाहेंगे, तो हितेश पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेडिकल का जो हब यहाँ पे बन रहा है जो अहमदाबाद में, तो अच्छा है, पर जो चिंता है जो स्वास्थ्य की जो होनी चाहिए वो तो थोड़ी उसके बारे में थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जैसे कि मेडिकल बड़ी बड़ी मल्टी लेवल हॉस्पिटल यहाँ पे जैसे आ रही है, जैसे रखियाल के एरिया में जो आया हुआ है कि नारायण हॉस्पिटल, तो उसकी जो चिंता है जो मध्यम वर्ग के नीचे जो लोग हैं उसके जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो मिलनी चाहिए वो भी एक नहीं मिल रही है। तो आप गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। नीरव, आपसे पूछना चाहेंगे कि एक सवाल ये कि जब एक ग्रोथ होती है तो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाती है कि तरक्की हो रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तबका है जो शायद उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसको भी कैसे उसमें इंक्लूड किया जाए? सोशल साइड पर ये थोड़ी चीज देखी जाती है, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, 100% मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स अहमदाबाद में आ रही है, लाइक मेडिकल साहब ने बताया जो नारायण हॉस्पिटल्स जो आ रहा है वो, उसके सामने सिविल हॉस्पिटल, वीएस हॉस्पिटल, एलजी हॉस्पिटल, शारदाबेन हॉस्पिटल, इन सारों का भी ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। अगर मैं सिविल हॉस्पिटल के हार्ट डिपार्टमेंट की बात करूं या वीएस हॉस्पिटल की ओरल फैसिलिटीज की बात करूं तो लास्ट 3 साल में बहुत टर्न अराउंड हुआ है। जो फ्री में मेडिसिन दे रहे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन को तो एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं, मगर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नहीं है और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा वहाँ पूरी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि अहमदाबाद में सही तरीके से सब चीज़ों का ग्रोथ हो रहा है। गवर्नमेंट को मालूम है कि हमको क्या करना है और गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव एट द साइड ऑफ द हेल्थ केयर एंड एट द साइड ऑफ द अदर पीपल लाइक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ा गैप है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सचिन गुप्ता जी सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। There are a lot of working professionals setting up in Western Ahmedabad में बहुत सारे working professionals आ रहे हैं। They want to live जो Western main city areas like Satellite है या CG Road और beyond around SG Highway, but there are not enough 1 BHK availability, good quality 1 BHK housing बहुत कम है अहमदाबाद में, जैसा कि बॉम्बे में बहुत अवेलेबल है। और सर्विस अपार्टमेंट्स जो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दे आर लिविंग आउटसाइड देयर फैमिली, दे वांट कि एवरीथिंग इज मैनेज बाय बिल्डर्स एंड दे जस्ट हैव टू लिव ओवर देयर। बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। बिल्कुल बिल्कुल। मालू साहब, एक अच्छा सवाल उन्होंने उठाया कि बॉम्बे का उदाहरण देते हुए उन्होंने उठाया कि काफी सारे लोग जब काम करने आते हैं बाहर से तो सिंगल होते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट की जरूरत होती है या 1 BHK की बहुत बड़ा घर उन्हें नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर जितने भी ज़्यादातर हाउसिंग आ रही है वो थोड़ी सी या तो लग्जरी साइड पर आ रही है या फिर बड़े घर जो रहते हैं। लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखें कि यहाँ पर बहुत सारा रोजगार जनरेट हो रहा है तो ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या उस तरह की हाउसिंग पर कोई विचार नहीं है? हो तो रहा है। अब 1 BHK बहुत अच्छा मॉडल है। मतलब आज दिल्ली में नॉर्थ में उसको जैसे चमरी अकोमोडेशन कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बैचलर्स के लिए। 1 BHK बॉम्बे में बहुत पॉपुलर है। अहमदाबाद में आउटस्कर्ट्स में आ रहा है जिसको आप 30 से 50 स्क्वायर यार्ड्स में जो बन रहे हैं, ट्रेमेंडस स्कोप है उसके लिए। और अफोर्डेबिलिटी उसकी आज जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसके अंदर भी 1 BHK जिसको आप 1 किचन कह लीजिए या 1 बेडरूम एंड किचन कह लीजिए, तो उसका स्कोप बहुत ट्रेमेंडस है। काफ़ी नोन नेशनल प्लेयर्स बिल्डर्स प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं, उसमें 1, 2, 3 तीनों है, 1.5 भी है। सो स्कोप इज वेरी गुड। बिल्कुल, तो यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट का भी यहाँ पे शहर में बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। और विपिन, मेरे ख्याल से यही एक वजह है जिसकी वजह से अहमदाबाद प्रगति के राह पे चल पड़ा है। डेफिनेटली। और आने वाले वक्त में जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इतने सारे एवेन्यूज है, चारों दिशाओं की हम बात कर रहे हैं, तो हर तरह की चीजों की यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, जिससे एक तरफ तो बिजनेस क्रिएट होगा और दूसरी तरफ ये भी है कि लोगों को ज्यादा मौके, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर चाहे वो अहमदाबाद के हों या बाहर से आने वाले लोग हों। और इसी के साथ हम अपने
अपना ये सेशन यही खत्म करेंगे। हमारे तमाम गेस्ट को बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया। लेकिन फ्यूचर सिटीज ऑफ अहमदाबाद जारी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मार्केट के 2 एक्सपर्ट और हमारे दर्शक पूछेंगे उनसे अपने सवाल की किस तरीके से अहमदाबाद के निवेशक देश के स्टॉक मार्केट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।